नमस्कार और प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश राजनीति का अनकहा सत्य में आपका स्वागत है। आज हम एक पुस्तक पर चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं और पुस्तक का नाम है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। ये वो पुस्तक है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस किताब में लिखा है, इस किताब को वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारती ने, इस किताब में बहुत दिलचस्प घटनाएं भी हैं और वो घटनाएं जो सच्ची हैं, अविश्वसनीय भी लग सकती हैं। इस किताब में वर्णित घटनाओं के पात्रों में अभी कुछ जीवित हैं और कुछ अब नहीं है। यह किताब उस दौर का राजनीतिक दस्तावेज है जो सबसे ज्यादा हलचल भरा रहा। आज हम उसी राजनीतिक कालखंड की चर्चा इस किताब के माध्यम से करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ इस पुस्तक के लेखक संतोष भारती जी खुद मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर फौजिया अर्शी भी इस चर्चा में जुड़ रही हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और जानेंगे इन्हीं दोनों लोगों से इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक के लेखन के पीछे की प्रेरणा के बारे में। और जब बात निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि दूर तलक जाएगी। तो हम उस दौर के उस सच से आपको रूबरू कराएंगे जो सच अब तक देश के सामने नहीं आ सका है और उसे सामने लाने की हिम्मत दिखाई है संतोष भारती जी ने। क्योंकि भारत प्रजातांत्रिक देश है जहां लेखकों, संपादकों, विचारकों और देश निर्माताओं के विचार को आप तक पहुंचाना हम मीडिया कर्मियों का दायित्व बनता है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति के उस अनकहे सत्य की, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के माध्यम से। इस पुस्तक के अंदर क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इस पुस्तक को लिखने की और उस दौर के, उस कालखंड को लोगों के सामने लाने की क्यों जरूरत महसूस हुई, ये हम संतोष भारती जी से जानेंगे। लेकिन साथ ही संपादक हैं इस पुस्तक की फौजिया अर्शी जी। शुरुआत चर्चा आप ही से करना हम चाहेंगे। फौजिया जी, आपके बारे में जो हमें जानकारी मिली, जो हमने पढ़ा कि बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका। आप फिल्म मेकर भी हैं, आप उद्यमी भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और आपने आपकी भाषा जो मूल रही है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश लिटरेचर से आप जुड़ी हैं। हिंदी की इस पुस्तक का संपादन आपने किया है। पहले जरा इस पुस्तक की यात्रा के बारे में बताइए। संपादन के यात्रा में कैसा रहा आपका अनुभव? इतनी जबरदस्त और इतनी दिलचस्प ये यात्रा थी। आप समझ लीजिए कि जैसे इतिहास को जी रही थी मैं, और जो मेरे साथ जो टीम काम कर रही थी वो भी। और जब ये इस किताब का काम खत्म हुआ तो हम लोग मिस करने लगे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी को। और इतिहास को इतने दिलचस्प तरीके से लिखा जाना चाहिए जितना कि संतोष भारती जी ने लिखा। आपने ठीक कहा कि मैं अंग्रेजी भाषा पे मेरा कमांड है, लेकिन हिंदी भी मैं उतनी ही अच्छी जानती हूँ। और मैं कितनी अच्छी जानती हूँ हिंदी, ये मुझे मौका दिया संतोष जी ने और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया इस किताब को लेके। और उसके दो वजह थे जो आप संतोष जी से भी पूछेगा कि संतोष जी इज अ परफेक्शनिस्ट और उन्होंने जितने जुनून के साथ में ये किताब लिखी है उतनी ही जुनूनी टीम, उतने ही जुनूनी लोग इनको चाहिए थे। तो शायद इसीलिए उन्होंने हमारी टीम को और मुझे इसके लिए चुना। इस किताब का हर पन्ना एक कहानी कहता है। मैं ये कहूंगी आपके, जब आप संतोष जी से सवाल पूछेंगे तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि हर पन्ने पे एक कहानी है, ये वो कैसे कर पाए। क्योंकि मैं खुद हैरान थी जब मेरे पास 1000 पन्नों की संतोष जी के हाथ की लिखी हुई किताब सामने आई, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें ना एक शब्द कटा हुआ था, ना कोई पैराग्राफ कटा हुआ था, ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी। 1000 पन्ने संतोष जी ने 3, साढ़े 3, 4 महीने में धारा प्रवाह लिख डाले थे, जैसे कोई इल्हाम हुआ हो। ये मैंने अपने एडिटोरियल में भी लिखा है। और इसका प्रोडक्शन इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और अगर कोई इसमें कोई भी गलती नहीं निकाल पाया है तो ये मैं वाकई में खुश हूँ इस बात को सुन के आज। और कोई गलती नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। और इस किताब के पीछे कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो कुछ दीवाने थे जो चुनौतियों की बारिश के बीच इतिहास रच रहे थे, और मैं कतरों को जोड़कर मोती समेटकर इतिहास गूंथ रहा था। ये इसका संदर्भ कुछ बताएंगी? देखिए, इस किताब को पढ़ के जब ये इसका पूरा काम खत्म हुआ और एडिटोरियल में लिखने बैठी, तो पहली जो बात जहन में आई वो यही थी कि संतोष जी ने कतरा उन यादों को जोड़कर, उन एक्सपीरियंसेस को जोड़कर इतनी जहानत के साथ में इस किताब को लिखा। मतलब वो विटनेस थे। विटनेस कई लोग होते हैं कई घटनाओं के, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहा, लेकिन उसने बीइंग अ पॉलिटिशियन उसने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई, और बीइंग अ जर्नलिस्ट वो एक अलग जिम्मेदारी निभाई, और इतनी ईमानदारी के साथ में इस अपना एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा है। इट इज रियली अमेजिंग एंड इट इज वंडरफुल एंड इट इज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में इस किताब को जरूर पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर रिसर्च, जो आजकल लोग रिसर्च कर रहे हैं, और उनको इस किताब से बहुत फायदा मिलेगा, और उन्हें जानकारियां भी बहुत मिलेंगी, सुविधा भी मिलेगा। संतोष भारती जी खुद जब लेखक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे, जो फौजिया जी जो बात कह रही हैं, उसी को जो आगे बढ़ाते हुए सर, आपसे क्यों जरूरत पड़ी आपको उस कालखंड को पिरोने की, लिखने की, लोगों तक पहुंचाने की, और उस दौर में लिखने की जब पढ़ने की आदत लोगों की करीब करीब छूट गई है, और हिंदी में खास करके छूट गई है। अगर हम राजनेताओं की बात करें या पत्रकारों के एक वर्ग की भी बात करें, तो वो लोग अब पढ़ना और जानकारी लेना अब आजकल उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और उस दौर में आपने इतनी हिम्मत की उस पूरे कालखंड को पिरोकर और लोगों के सामने रखने की। ये किताब जब लिखने का मेरे मन में ख्याल आया, मैंने सियासत को देखा, जो आज की सियासत है, आज की पॉलिटिक्स है, और तब मुझे याद आया कि उस समय की पॉलिटिक्स कैसे हुआ करती थी। क्या उन दिनों जो मानवता थी, जो अपनापन था, जो अपने विचारों के प्रति दृढ़ता थी, या अपने को जूझने की लोग शक्ति अपने अंदर संजोते थे, वो आज है कि नहीं है। मैंने देखा कि आज के नौजवानों को, जिन्हें अब राजनीति में आने की शायद ख्वाहिश हो रही होगी, या जो देश बनाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि एक बड़ी पीढ़ी ऐसी होती है जो सपने में जीती है, जो सपनों को सही ढंग से ट्रांसलेट करना चाहती है एक्शन में। उन लोगों को ये पता होना चाहिए, जो 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान हैं, कि हमारा देश बहुत दिन पहले मोहनजोदड़ो से निकली किताब नहीं है। ये 15-20 साल पहले की घटनाएं हैं। इस तरीके के राजनीतिक भी होते थे कि परस्पर विरोधी होते थे, पर एक दूसरे के दोस्त होते थे। चंद्रशेखर जी, अटल जी, वीपी सिंह जी, ज्योति बसु, करुणानिधि जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी, ये सारे ऐसे लोग थे जो एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन उनमें आपस में कहीं एक दूसरे को छुरा मारने की इच्छा नहीं होती थी, एक दूसरे की टांग घसीटी नहीं करते थे, विचारों से लड़ते थे। और मैं यही आज की पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि ये हमारे ही देश में हुआ है, किसी और देश में नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर उन्हें उस दौर की घटनाओं का पता चले, पर घटनाओं के साथ साथ उस दौर की इंसानियत का, उस दौर के नेताओं के सोच का, उस दौर के नेताओं की समझ का अगर पता चले, तो शायद वो अच्छे राजनीतिज्ञ या अच्छे नागरिक बन सके। उस दौर के दो जो सबसे प्रमुख लोग थे, उनका जिक्र आपने किया है, और उनके बहुत करीब आप रहे हैं सर। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और चंद्रशेखर जी की अगर हम बात करें, तो ये दोनों लोग एक ही जगह से पढ़कर निकले, और फिर अलग अलग राजनीतिक धारा हुई। एक समय ऐसा आया जब दोनों लोग एक साथ आए। थोड़ा उस किताब के अंदर की जो आपने लिखी है उस पर हम जाएं, तो इन दोनों लोगों के बारे में एक परसेप्शन ये है कि एक दूसरे के विरोधी रहे। चंद्रशेखर को लगा कि हमारा बनाया हुआ था, हमने भारत यात्रा की, पदयात्रा की, और वो पद, वो कुर्सी हमारी है। उस पर अचानक एक लहर आई और विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठ गए, और उनके बैठने के पीछे की जो चर्चाएं हैं, कहानी है, वो अलग हैं। उसके बाद फिर चंद्रशेखर उनकी सरकार को गिराते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं।
तो ये, और फिर एक बार आखिर में भी हमने एक पढ़ा था, जब दोनों लोग की तबीयत खराब थी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जी मिले थे, और दोनों लोग एक दूसरे के, हमने प्रभाष जोशी का एक आलेख पढ़ा था जिसमें कि दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर काफी रोए थे और एक दूसरे का हाल जाने थे, और इलाज के लिए कहा था कि आप वहां जाइए, इलाज कराइए। तो वो जिसकी आप समन्वयता की बात कर रहे हैं, वो कैसे अचानक इतनी तीखी राजनीतिक दुश्मनी और फिर वो सब कुछ भुला जाना, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझा सकेगा। आनंद जी, यही मैं आज के नौजवानों को समझाना चाहता हूं कि राजनीतिक विरोध व्यक्तिगत विरोध में नहीं बदलना चाहिए। अगर व्यक्तिगत विरोध होता तो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी में कभी खड़े नजर नहीं आते। इस किताब में आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर वीपी सिंह और चंद्रशेखर एक साथ खड़े नजर आए, और जिस घटना का आपने जिक्र किया, चंद्रशेखर जी का नाराज होना या गुस्सा होना या ये स्वाभाविक था, क्योंकि चंद्रशेखर थे, वो ऐसे शख्स थे जो अकेले इंदिरा गांधी से लड़ गए थे, अकेले मोरारजी देसाई से लड़ गए थे, अकेले वो बिरला के खिलाफ पूरी संसद में उन्होंने राज्यसभा में जो अभियान छेड़ा था, वो देश का अभूतपूर्व अभियान है। वो आज के नौजवानों को पढ़ना चाहिए कि एक व्यक्ति कैसे संसद में सारे देश को अपनी तर्कों से, अपनी भाषा से, अपनी बोली से प्रभावित कर सकता है। और यही चंद्रशेखर और वीपी सिंह थे जिन्होंने राजीव गांधी को मिलकर के सत्ता से हटाया था, और यही वीपी सिंह और चंद्रशेखर थे जिन्होंने उन्हीं राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे विपक्ष को लगभग तैयार कर लिया। ये एक नई बात आपने सर इस पुस्तक में रखी है कि आनंद जी, इसका जो आखिरी अध्याय है, ये सचमुच देश के सामने पहली बार आया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए। उसके क्या कारण थे? क्योंकि इसके पहले से जितनी बातें बताई जाती रही हैं वो सब गलत हैं। ये मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहता हूं कि मैं गर्व से नहीं कह रहा हूं, मैं उस अभिमान से कह रहा हूं जिसके बल पर मैंने इतने साल पत्रकारिता की और जिसकी वजह से मुझे बहुत आशीर्वाद लोगों का मिला है। तो वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर जिस तरीके से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, आपको शायद इस किताब में आपने देखा हो, सोनिया गांधी को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने मना कर दिया। वीपी सिंह ने 1 बार प्रधानमंत्री बनने से 1996 में मना, जबकि सारा विपक्ष उनके यहाँ इकट्ठा था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें हिंदुस्तान में ही हो सकती हैं। आज कोई ये कल्पना करे, आज एक राज्य मंत्री बनने के लिए लोग घूस और मर्डर और क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार करना वीपी सिंह का या सोनिया गांधी का जितना उसका सम्मान होना चाहिए भारत के राजनीतिक इतिहास में, उतना हुआ नहीं। इसलिए मैंने उस घटना के एक एक दिन का वर्णन लिखा है। बहुत सारी घटनाएं मेरी आंखों देखी थी, सारी घटनाएं। अभी मैं 2 दिन पहले चिराग पासवान से मिला, जिनके पिताजी रामविलास पासवान का इसमें जिक्र है, जो मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वीपी सिंह ने कहा कि मेरा आदेश है कि तुम चलो और मंत्री बनो, और रामविलास जी को चले गए, जबकि उनके पत्नी के अलावा जितने उनके सलाहकार थे उनके खिलाफ थे। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की पीढ़ी को पता चलेगा कि लोग कितना एक दूसरे का सम्मान और आदर करते थे। उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन वो अपने वरिष्ठों की अनदेखी नहीं करते थे। एक चीज आपने और उसमें जिक्र किया है कि वीपी सिंह की सरकार के सामने जब संकट आया तो देवीलाल को आप गढ़चिरौली से लेकर आए, मिलवाना चाहते थे वीपी सिंह से। वीपी सिंह ने कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चंद्रशेखर से वो मिले और फिर क्योंकि सरकार बचाने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया वीपी सिंह का। क्या वीपी सिंह एक लाचार प्रधानमंत्री के तौर पर रहे? क्योंकि आपसे बेहतर नहीं समझा पाएगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, 1989 में आप चुनाव लड़े, उस दल से सांसद बने, उनके बहुत करीबी रहे, चंद्रशेखर के भी करीबी रहे, उस दौर को आपने देखा है और इसमें लिखा भी है। इसीलिए क्या एक अव्यवस्थित प्रधानमंत्री के तौर पर वीपी सिंह की इमेज बनती है? क्योंकि वीपी सिंह की वो इमेज सर आज नहीं है जो उनके बारे में चुनाव में आने से पहले या प्रधानमंत्री बनने से पहले जो एक उनकी इमेज थी। एक मंडल लागू कर दिया, रिजर्वेशन के सबसे बड़े दोषी के तौर पर उनको आज देखा जाता है। वीपी सिंह को आप किस रूप में एनालाइज करेंगे?
आनंद जी, आपने जो बात कही वीपी सिंह की, मैंने एक बड़ी गलती जो उन्होंने की थी उसका मैंने विश्लेषण किया है कि वीपी सिंह आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंडेट के ऊपर और उन्होंने उस भ्रष्टाचार के मैंडेट को ही छोड़ दिया। एक दूसरी चीज, वीपी सिंह लाचार प्रधानमंत्री नहीं थे। वीपी सिंह बहुत सुलझे हुए और लोगों के प्रति प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री थे। मंडल कमीशन उन्होंने इसलिए लागू किया, इंदिरा गांधी जी के समय जितने भी बाद में प्रधानमंत्री हुए किसी ने हिम्मत नहीं की, उन्होंने इसलिए मंडल कमीशन लागू किया क्योंकि वो इस देश के शक्ति संतुलन को बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है उन्हें मिले। तो अब है तो भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है, जो उस समय उसका विरोध कर रही थी, क्यों नहीं बदल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही साबित बताया कि मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। अब डिमांड हो रही है कि जितना 27% का आरक्षण दिया है उससे और बढ़ाया जाए। और इस समय की जितनी लीडरशिप है, मैं आनंद जी आपको याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ज्यादातर लीडरशिप उस वर्ग से आती है जो जिनको हम अब तक वंचित वर्ग कहते हैं, खासकर पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, वही लीडरशिप है। उन लोगों को जरूर बुरा लगता है जो आपकी हमारी तरह उच्च जाति में पैदा हुए, हमारे सोचने का ढंग, क्योंकि हजारों साल से हमने समाज के ऊपर, सत्ता के ऊपर कब्जा करके रखा है, तो हमें तो बुरा लगता है। इसीलिए वीपी सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस कहा था, मेरी टांग टूट गई तो क्या हुआ, मैंने गोल तो कर दिया। और हमेशा के लिए उन्होंने सत्ता का शक्ति संतुलन इस देश में बदल दिया। अब कोई चाहे भी उस घड़ी के चक्र को वापस नहीं ला सकता। उसी दौर को आगे लोग बढ़ाते जा रहे हैं, आज ये देखने को भी मिल रहा है। इसमें एक अभी देखिए ना, अभी क्या हो रहा है, वही अभी जो मांग चल रही है वही मांग तो है, उसी को लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। फौजिया जी, इस पुस्तक का जो टाइटल है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और मैं, यहां तक तो मैं समझ पा रहा हूं। इसमें सोनिया गांधी कहां से आ जा रही हैं इस टाइटल में? जरा ये बताइए, इस टाइटल को रखने के समय आपके मन में क्या ये सवाल आया था कि सोनिया गांधी को इसमें कैसे हम एकोमोडेट करें और क्यों करें? नहीं, ये टाइटल मेरा नहीं है, टाइटल संतोष जी का ही है। उन्हीं का ये डिसीजन था। और इसमें सोनिया गांधी के बिना ये किताब पूरी नहीं होती। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वीपी सिंह साहब की जो जर्नी शुरू हुई थी वो सोनिया गांधी पर जाकर कहीं ना कहीं खत्म होती है। उनका जो आखिरी जो काम उन्होंने, जो बड़ा काम उन्होंने देश के लिए किया था, तो ये किया था कि सोनिया गांधी से उन्होंने गुजारिश की थी, जिसमें ये सारे लोग शामिल थे और संतोष जी वॉज द वन हु वॉज इनिशिएटिंग दिस एफर्ट ऑफ हिम कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। और फिर उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। तो सोनिया गांधी उतनी ही इस किताब में जरूरी है जितने की चंद्रशेखर भी हैं और जितने की वीपी सिंह भी हैं। और आपको एक बात और बता दूं, इस किताब में लिखे हुए हर नाम जो है उसका एक कंट्रीब्यूशन और उसकी इम्पोर्टेंस वो समझ में आती है। वो चीज शिद्दत से लिखी हुई है। मतलब आप उनकी कैरेक्टर्स, उनकी पर्सनालिटी, सिर्फ नाम महज नाम के लिए नहीं लिखा संतोष जी ने, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। मतलब अगर एक लाइन में एक नाम लिखा है जडेजा जी, तो इफ दैट मिस्टर जडेजा का कंट्रीब्यूशन किस लेवल पे था, क्यों वो हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तो ही हैज डिफाइंड दिस वेरी ब्यूटीफुली, रिटन ब्यूटीफुली, एंड द टाइटल वाज हिज। तो ये आप उनसे सवाल कीजिए कि उन्होंने ये क्यों। ये जरूर था इस बुक के अंदर, तो पढ़ने के बाद वो तो क्लियर हो ही जा रहा है, लेकिन दर्शकों के लिहाज से ये जरूर सवाल था। एक सवाल ये सर कि वीपी सिंह की जो इमेज की जो हम बात कर रहे हैं, उन प्रधानमंत्री के दौर में जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उसमें कोई ऐसा डिसीजन लेते हुए हम नहीं देख पाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार उनकी बनती है, प्रधानमंत्री वो बनते हैं, लेकिन जिन उद्योगपतियों के खिलाफ वो दिखते हैं, प्रेम शंकर झा को जब वो प्रेस सलाहकार रखते हैं तो उन पर आरोप लगता है कि वो धीरू भाई अंबानी के बहुत करीबी हैं, और ये भी कहा जाता था कि उनके घर के आसपास के 3 किलोमीटर के दौर में कोई उद्योगपति वहां से गुजर नहीं सकता था। तो क्या वो सलाहकार के तौर पर थे तो वो कुछ मैनेज कर रहे थे, या वो
कुछ ऐसा सलाह वो दे रहे थे या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी सलाह पर वो चलते थे, जिसकी वजह से वो उस तरह के डिसीजन नहीं ले पाए जिसकी उम्मीद इस देश के लोगों को थी? वीपी सिंह जिस दिन से प्रधानमंत्री बने वो समस्याओं से घिरे रहे। उस दौर का मैंने इसमें जिक्र किया है कि उस दौर में पंजाब बहुत बड़ी समस्या था, उस दौर में पाकिस्तान बहुत बड़ी समस्या था, उस दौर में कश्मीर बहुत बड़ी समस्या था, और वीपी सिंह थोड़े मानवीय थे। जिन वरिष्ठ पत्रकार का नाम आप ले रहे हैं वो हम लोगों के सबके सीनियर हैं, प्रेम शंकर झा। लेकिन प्रेम शंकर झा को वीपी सिंह ने क्यों अपना सलाहकार बनाया, मैंने प्रेम शंकर झा से भी आज तक नहीं पूछा, वो हमारे बीच में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीपी सिंह ने, मुझे लगता है, प्रेम शंकर झा के वो लिखने का आदर करते थे, और जब प्रेम शंकर झा ने कहा होगा कि मैं आपके यहाँ आकर के मैं प्रेस एडवाइजर का काम करना चाहता हूं, उन्होंने हाँ कह दिया होगा। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए, और उस 11 महीने के दौर में जब वो प्रधानमंत्री थे, इसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि उन्हीं के मंत्रिमंडल के मंत्री अपने अपने मंत्रालय के प्रधानमंत्री बन गए थे, और ये कि कोऑर्डिनेटिंग प्रधानमंत्री रह गए थे वीपी सिंह, सुपर प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब प्रधानमंत्री थे। इनके यहाँ कोई भी अपने मंत्रालय का मंत्री नहीं था, ये मैंने इसमें लिखा है। वो इसलिए कि उन्होंने पीएमओ को बिल्कुल शून्य कर दिया था, जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब आज की हालत तो ये है कि आज के अगर लोग नौजवान हैं, पढ़ेंगे, वो तो कहेंगे हर चीज तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, बाकी मंत्रियों का कोई काम नहीं है। वहां पर वीपी सिंह ने प्रयोग किया कि प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं हो, लेकिन मंत्रियों का काम हो। अब 9 महीने के भीतर 11 महीने के भीतर वीपी सिंह कितना काम कर पाए? बहुत काम उन्होंने किए। उनके बनाए कानून, उनके बनाए नियम बहुत, और सबसे बड़ा मंडल कमीशन जो सोच के उन्होंने बनाया, उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं बनाया। उन्होंने ये, उस समय का दौर ऐसा था कि अगर मंडल कमीशन वीपी सिंह नहीं बनाते तो पिछड़ी जातियों में जो गुस्सा था वो इस देश में गृहयुद्ध पैदा कर देता। इसलिए उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इतना पैसा यहां दे दो, इतना पैसा उसको दे दो। उन्होंने शिरकत का मौका दिया, चाहे वो मुसलमान समाज को हो, चाहे वो दलित समाज को हो, चाहे वो पिछड़े समाज को, यानी जो वंचित वर्ग, ये 3 बड़े माने जाते हैं, उन्हें उन्होंने सत्ता में शिरकत का मौका दिया। और ये बुनियादी फर्क बाकी प्रधानमंत्रियों से वीपी सिंह को अलग करता है। और यही कुछ है, और इसके अलावा भी बहुत सारी इस किताब में बातें हैं जो अब तक अनकही रही हैं, अनछुई रही हैं, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है और चर्चा तक नहीं होती। इसमें मैं एक सेकंड बता दूं, क्योंकि टाइम शायद आपका भाग रहा है। मैं ये बता दूं कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इसमें आडवाणी जी हैं, इसमें विश्व हिंदू परिषद है। आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके गुरु महंत अवैधनाथ हैं, उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया था, इसका जिक्र इसमें है। इसमें मुरारजी भाई हैं, इसमें इंदिरा जी हैं, वो मानवता है जो जयप्रकाश जी ने जाके दिखाई, इंदिरा जी के साथ जो चंद्रशेखर जी जाके दिखाई। ये इतनी घटनाएं हैं, वो घटनाएं सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है आनंद जी, आज की पीढ़ी को पता चले कि किस तरह के लोग थे। वो आसमान से उतरे हुए नहीं थे। अमिताभ बच्चन और रेखा भी हैं सर। अमिताभ बच्चन और रेखा भी हैं, तो आप पढ़िए, देखिए कितनी रेखा का कितना कमाल का रोल है उसमें। और रेखा जब शबाना आजमी का इंटरव्यू कहती है आनंद जी, तो मैं एक लाइन हमेशा याद मेरे दिमाग में लिख गई है। बहुत कुछ किया है रेखा ने, लेकिन रेखा ने जब शबाना का इंटरव्यू किया, वो न भूतो न भविष्यति, इतिहास में अब कभी होगा नहीं, उसके पहले हुआ नहीं। उन्होंने पत्रकार के तौर पे शबाना जी का इंटरव्यू लिया और कहा, सुंदर तो मैं हूं लेकिन दिखती तुम हो। अब इस सेंटेंस को कोई भी बड़ा साहित्यकार इतने प्यार से नहीं लिख सकता जो रेखा ने कह दिया, सुंदर तो मैं हूं, दिखती तुम हो। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वो दौर ही अजीब दौर था। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन चुनाव जीते, बहुगुणा जैसी टावरिंग पर्सनालिटी को हरा दिया, उसके कारण क्या थे? उनके और राजीव जी के बीच में मतभेद के कारण क्या थे? सोनिया गांधी से वो क्यों अलग हो गए? सोनिया जी ने क्यों अपनी जिंदगी से अलग कर दिया? मैं आखिर में सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये आखिर है तो वो ये कि इसके बहुत सारे पात्र जीवित हैं, उनमें से किसी ने अभी तक इस किताब में लिखी एक भी बात का खंडन नहीं किया। हाँ, यही मैं आपसे आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं लिख रहा हूं तो कुछ जो लोग हैं वो लोग इस पर चैलेंज करें और एक तो नया फैशन भी चला है, मानहानि का दावा कर दें?
हमने जब पत्रकारिता में हम आए तो हमारे संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने हमसे एक चीज कही कि स्टोरी के साथ अगर खड़े हो सकते हो तब तो स्टोरी करो, नहीं तो मत करो। दूसरा उन्होंने कहा कि स्टोरी का अगर कोई खंडन करता है तो उसका फॉलो अप करो। आपको मैं बता दूं, और मैं कोशिश करता हूं कि कई जगह कहूं विनम्रता से, मेरे खाते में मेरी रिपोर्ट पर 2 मुख्यमंत्रियों का त्यागपत्र हुआ है, उत्तर प्रदेश के श्रीपति मिश्रा और राजस्थान के हरदेव जोशी। कैबिनेट मंत्री तो कई गए हैं, लेकिन ये 2 मुख्यमंत्री गए हैं। और अगर मेरी स्टोरी गलत होती कहीं पर भी तो मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा प्रधानमंत्री नहीं लेते। एक का इस्तीफा इंदिरा जी ने लिया, एक का इस्तीफा राजीव गांधी ने लिया। तो मेरी जो इतने सालों की पत्रकारिता है उसमें मेरी किसी भी स्टोरी का खंडन नहीं हुआ। मैंने और अभी तक भी इस पर कुछ आया नहीं जी, है, और मैंने मनमोहन सिंह के खिलाफ लिखा स्टोरी की कि मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, खंडन नहीं आया। मैंने स्टोरी की जब मोदी जी बन गए बेहोश प्रधानमंत्री, खंडन नहीं आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपकी स्टोरी सही है और आपके पास उसके कहने में तथ्य है, ईमानदारी है, तो कोई आपके ऊपर मुकदमा करने की हिम्मत कर नहीं सकता, क्योंकि फिर उसको मुंह खानी पड़ेगी। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट आपसे फौजिया जी कि राम बहादुर राय जी को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कई ऐसी बातें हैं, एक पोर्शन कुछ ऐसा है लग रहा है जिसको आपने हटा दिया अपने संपादन के दौरान, तो क्या वो लेकर आप आएंगी, चाहे वो अलग पुस्तक के ही तौर पर हो? ये संतोष जी का डिसीजन होगा। और मुझे लगता है संतोष जी को एक किताब और लिखना चाहिए। हाँ। जिसकी गुजारिश आप भी कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान के सामने। और एक चीज मैं बिफोर वी लीव मैं ये कहूंगी कि किताब इतनी इंटरेस्टिंग है जिस तरह से आप कह रहे हैं और बाकी सारे लोगों ने कहा है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स से ये फोन आ चुका है कि फौजिया जी क्या हम इसके ऊपर वेब सीरीज बना सकते हैं। ये भी है सर, इसका भाग 2 हम उम्मीद करें। जरूर, मैं बिल्कुल आगे हम उसका सीक्वल बनाए। फजल जरूर मैं कोशिश करूंगा कि लिखूं। हालांकि दोबारा उस मानसिकता में पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जब इस किताब को मैंने लिखना शुरू किया, पहले अक्षर से लेके आखिरी अक्षर तक मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ा। हाँ। मैंने इसमें रिसर्च नहीं किया। मैं आपको भी साफ कर दूं, जो सुन रहे हैं उनको भी, ये रिसर्च बेस्ड बुक नहीं है। ये मेरी अपनी यादों के आधार पर है, और जो यादें मैंने मुकम्मल तौर पर लिखी और जिनके बारे में मैं खड़ा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एक बड़े राजनेता का इसमें नाम आया है जिन्होंने किसी चीज का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक दूसरे बड़े राजनेता से कहा कि संतोष जी ने ये, उनको पता कहां से चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो इसलिए मैं अपने लिखे के ऊपर विनम्रता से कायम हूं और मैं उसके साथ ईमानदारी से खड़ा हूं। उसको मैं पुनः अंडरलाइन करता हूं, इंडोर्स करता हूं, उसको लोगों से कहता हूं कि ये उतना ही सच है जितना आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है उन लोगों को भी जो राजनीति में रुचि रख रहे हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, जो पत्रकारिता में हैं, उन सब लोगों को, क्योंकि उस दौर को हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, उस दौर के अंदर में हम कभी जाने की कोशिश नहीं की और हमें किसी ने ले जाने की भी कोशिश नहीं की। और ये कोशिश, एक सफल कोशिश संतोष भारती जी ने इस पुस्तक के जरिए की है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के जरिए। और इस पुस्तक में यह भी कि आमतौर पर जो ऑटोबायोग्राफी या इस तरह के संस्मरण लिखे जाते हैं, किसी के बारे में लिखे जाते हैं, तो उनका गुणगान होता है, लेकिन चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह के इतने करीबी रहे संतोष भारती जी ने इस पुस्तक में उनकी जो नाकामियां रही हैं वो भी इसमें लिखा है। उन्होंने उसका भी जिक्र किया है, कहां वो फेल रहे, कहां वो गलत रहे और कहां उनका डिसीजन बहुत अच्छा रहा, सबके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष भारती जी, और शुक्रिया फौजिया अर्शी जी आपका भी। तो हमारी इस खास चर्चा और परिचर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ, जहां खबरें लगातार जारी हैं। सहारा।